नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के स्पॉन्सर्स की कहानी। जी हाँ, वो नाम, वो ब्रांड्स जो हमारी टीम की पहचान बने। बिल्कुल। तो आज हम इसी इतिहास की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कई सारे लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां टीम इंडिया से जुड़ी क्यों और फिर अलग कैसे हो गई। सही कहा। मतलब क्या ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी थी या कोई फाइनेंशियल दिक्कतें आ गई या फिर जैसे आजकल हो रहा है कोई कानूनी अड़चन। हम इन्हीं सब वजहों को खंगालेंगे परत दर परत। और ये टॉपिक आज इसलिए भी बहुत रेलेवेंट है क्योंकि हाल ही में संसद ने वो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पास किया है। हाँ, उससे तो मौजूदा स्पॉन्सर ड्रीम 11 पर सीधा असर पड़ा है। ये पूरी बहस फिर से शुरू हो गई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे, मतलब क्रोनोलॉजिकली, विल्स आईटीसी से लेकर आज ड्रीम 11 तक। और हाँ, केट और टाइटल स्पॉन्सर्स पर भी थोड़ी बात करेंगे। जरूर। तो सबसे पहले 90 का दशक। विल्स आईटीसी का ब्रांड। हाँ, विल्स। मुझे याद है 1996 वर्ल्ड कप की वो जर्सी, उस पर विल्स का लोगो, वो शायद पहला बड़ा नाम था, है ना? जी बिल्कुल। वो एक तरह से भारतीय क्रिकेट के कमर्शियलाइजेशन के शुरुआती दौर का सिंबल था। विल्स का साथ रहा करीब 2001 तक। लेकिन फिर वो अचानक हट गए। फरवरी 2001 में खबर आई। हाँ, उन्होंने अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2001 से वो सारे स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप से हट रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बिजनेस फेलियर नहीं था। टीम तो अच्छा कर रही थी। तो फिर वजह क्या थी? वजह थी रेगुलेशन। सरकार की तरफ से तंबाकू एडवर्टाइजिंग पर बैन लगने की बातें चल रही थीं और शायद आईटीसी ने इसे पहले ही भांप लिया। अच्छा, तो उन्होंने पहले ही कदम पीछे खींच लिए। एक तरह से रेगुलेटरी बदलाव की आहट थी वो। तो पहला बड़ा स्पॉन्सर रेगुलेशन की वजह से गया। ये दिखाता है कि कानून कैसे खेल पर असर डालता है। हाँ, ये तो पहला सबक हो गया। रेगुलेशन सबसे ऊपर। खैर, विल्स के जाने के बाद एक ऐसा नाम आया जो शायद सबसे लंबे समय तक रहा, सहारा इंडिया परिवार। ओ हाँ, सहारा। 2001 से लेकर करीब 2013 तक वो नाम तो जर्सी का पर्याय बन गया था। बिल्कुल, लगभग 11-12 साल। बहुत लंबा साथ था। जुलाई 2010 में तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी किया था, काफी बड़ी रकम पर, करीब 3.34 करोड़ रुपए प्रति मैच। जी। 2011 वर्ल्ड कप जीत की तस्वीरों में भी वही नाम था। फिर ये रिश्ता कैसे बिगड़ा? मुझे याद है बीसीसीआई के साथ कुछ अनबन की खबरें आई थीं। हाँ, ऊपरी तौर पर तो वही दिखा। फरवरी 2012 में आईपीएल ऑक्शन से ठीक पहले सहारा ने एकदम से कहा कि वो बीसीसीआई से सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं और टीम स्पॉन्सरशिप भी छोड़ रहे हैं। कारण क्या बताए थे उन्होंने? कई कारण गिनाए थे, जैसे वो चाहते थे खिलाड़ियों की खुली नीलामी हो, युवराज सिंह की कीमत को पुणे वॉरियर्स के पर्स में जोड़ने से बीसीसीआई ने मना कर दिया था, आईपीएल मैचों की संख्या कम कर दी गई थी। ऐसी कई बातें थी। ये तो सीधा टकराव था बीसीसीआई से। पर क्या मामला सिर्फ इतना ही था? क्योंकि सहारा के साथ तो बाद में और भी बहुत कुछ हुआ। आपने सही नस पकड़ी। देखिए, कुछ टाइम के लिए तो सुलह हो गई थी बीसीसीआई और सहारा में, पर वो कड़वाहट रह गई थी। अक्टूबर 2013 आते-आते बीसीसीआई ने बैंक गारंटी वाले मुद्दे पर सहारा की आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स को ही टर्मिनेट कर दिया। लेकिन इसके पीछे वो बड़ी कहानी भी तो चल रही थी ना, सेबी वाला मामला। बिल्कुल, वही असल जड़ थी। सहारा उस वक्त सेबी और सुप्रीम कोर्ट के साथ एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ था। वो निवेशकों के पैसे लौटाने वाला मामला। हाँ, जिसमें करीब 24,000 करोड़ रुपए और करोड़ों निवेशकों की बात थी। जी हाँ, उस केस में सहारा की नींव हिला दी थी। और उसी के चलते फिर 2014 में सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी भी हुई। तो सहारा का टीम स्पॉन्सरशिप से हटना सिर्फ बीसीसीआई से झगड़ा नहीं था, वो उनके अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज और लीगल प्रॉब्लम्स का नतीजा था। सहारा का जाना एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कहानी का हिस्सा था। उनके बाद जनवरी 2014 में स्टार इंडिया आया। हाँ, स्टार इंडिया। ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये एक मीडिया जायंट था जो सीधे टीम स्पॉन्सरशिप में आ रहा था। जनवरी 2014 से मार्च 2017 तक रहे वो, और डील थी करीब 8.92 करोड़ रुपए प्रति मैच, जो सहारा से कम थे। लेकिन स्टार भी सिर्फ 3 साल रहा। 2017 में उन्होंने रिन्यू करने से मना कर दिया। वजह बताई कि आईसीसी और बीसीसीआई के बीच जो टेंशन चल रही थी उससे अनिश्चितता है। हाँ, वो कारण तो उन्होंने दिया, लेकिन एक और एंगल था। स्टार इंडिया के पास उस वक्त बीसीसीआई के मैचों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी थे, जुलाई 2012 से मार्च 2018 तक। ओह,
मतलब वो ब्रॉडकास्टर भी और स्पॉन्सर भी। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो गया? एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब एक ही कंपनी ब्रॉडकास्टर भी हो और स्पॉन्सर भी, तो दूसरों को लग सकता है कि ये गलत फायदा उठा रहे हैं। हाँ। तो हो सकता है स्टार ने इसी संभावित आलोचना से बचने के लिए या फ्यूचर रेगुलेशन से बचने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया हो। हाँ, ये हो सकता है। मतलब ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। लगता तो यही है, एक स्ट्रेटेजिक एग्जिट। खैर, स्टार के जाने के बाद 2017 में एंट्री हुई ओप्पो की, और क्या धमाकेदार एंट्री थी। 5 साल के लिए 979 करोड़ रुपए, रिकॉर्ड तोड़ बोली। हाँ, वो बोली बहुत बड़ी थी। सबको लगा था कि अब शायद लंबे समय के लिए कोई टिकेगा, लेकिन ओप्पो का सफर भी छोटा ही रहा। कितना? सिर्फ 2 साल। 2019 में उन्होंने अपने राइट्स बायजूस को ट्रांसफर कर दिए और बीसीसीआई ने भी इसे अप्रूव कर दिया। बस 2 साल? इतनी बड़ी डील के बाद? क्यों? ओप्पो तो उस समय मार्केट में काफी एग्रेसिव था। वजह बताई गई आरओआई का प्रेशर, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। स्मार्टफोन मार्केट वैसे ही बहुत कम्पिटिटिव है। शायद उन्हें लगा कि जितना पैसा वो जर्सी पर लगा रहे हैं उतना बिजनेस फायदा नहीं मिल रहा। और हाँ, कुछ हद तक उस समय भारत चीन के बीच जो थोड़ा तनाव बढ़ रहा था, शायद उसका भी असर रहा हो, पर मुख्य कारण बिजनेस मैथ ही लगता है। तो ये कोई स्कैंडल नहीं, बस बिजनेस का ठंडा गणित था। ओप्पो के बाद आया बायजूस 2019 में। जी, बायजूस एडटेक का चमकता सितारा। खासकर पैंडेमिक के टाइम तो उनकी ग्रोथ कमाल की थी। उन्होंने ओप्पो से राइट्स लिए, डील करीब $35-55 मिलियन की बताई गई थी। शुरुआत तो अच्छी रही होगी। बायजूस का नाम तो घर घर पहुंच गया जर्सी के जरिए। बिल्कुल, और उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिखाया। जून 2022 में तो उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2023 तक एक्सटेंड भी कर लिया। फिर सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर कहानी एकदम पलट गई। नवंबर 2022 में, मतलब एक्सटेंशन के सिर्फ 5 महीने बाद, बायजूस ने बीसीसीआई से कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म करना चाहते हैं, मार्च 2023 में ही। अचानक? ये तो बड़ी अजीब बात थी। बहुत। बीसीसीआई ने उन्हें मार्च 2023 तक रहने को कहा, पर जल्दी खबरें आने लगीं कि बायजूस पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है। पेमेंट डिफॉल्ट? इतना बड़ा ब्रांड? जी हाँ, बीसीसीआई ने क्लेम किया कि करीब 158.90 करोड़ बकाया हैं। मामला इतना बड़ा कि बीसीसीआई ने जनवरी 2023 में उनकी 143 करोड़ की बैंक गारंटी कैश करा ली। ओह! और बात यही नहीं रुकी। बीसीसीआई पैसे वसूलने के लिए बायजूस को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तक ले गया। जुलाई 2024 में एनसीएलटी ने केस एडमिट भी कर लिया। हालांकि बाद में सेटलमेंट की खबरें भी आईं। ये सब तब हो रहा था जब बायजूस खुद अंदरूनी मुश्किलों से जूझ रहा था। वो लेऑफ्स, वैल्यूएशन में गिरावट, इन्वेस्टर विवाद। बिल्कुल। तो बायजूस का एग्जिट सीधे तौर पर कंपनी के अपने फाइनेंशियल और गवर्नेंस क्राइसिस का नतीजा था। फिर से सहारा वाले केस की तरह कंपनी की अपनी दिक्कतें इतनी बढ़ गईं कि वो ये स्पॉन्सरशिप नहीं संभाल पाए। बायजूस की कहानी वाकई एक सबक है। खैर, उनके जाने के बाद जुलाई 2023 में आया ड्रीम 11। हाँ, ड्रीम 11 फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म। 3 साल की डील, करीब 358 करोड़ रुपए। ये तो अभी चल ही रहा था, लेकिन फिर वो नया बिल आ गया, ऑनलाइन गेमिंग वाला। जी, अगस्त 2025 में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025, और इसने रियल मनी गेमिंग पर, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, रोक लगा दी। और ड्रीम 11 का तो कोर बिजनेस ही फैंटेसी स्पोर्ट्स है, जो इसी कैटेगरी में आता है। तो अब क्या होगा? स्थिति बहुत मतलब अनिश्चित है। कानून आने के बाद ड्रीम 11 और दूसरी कई ऐप्स ने अपने रियल मनी ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं इंडिया में। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने भी साफ कहा है कि बोर्ड सरकार की पॉलिसी मानेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि टीम बिना स्पॉन्सर के खेले? अटकलें तो यही हैं कि शायद एशिया कप 2025 में ऐसा देखने को मिले। बीसीसीआई नए टेंडर पर भी विचार कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा झटका है, सिर्फ ड्रीम 11 के लिए नहीं, पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। एड रेवेन्यू लॉस का अनुमान तो हजारों करोड़ का है। हाँ, 450 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का। तो ड्रीम 11 का मामला फिर से हमें विल्स आईटीसी की याद दिलाता है, एक और रेगुलेटरी शॉक। सही बात है। तो ये तो हुई लीड जर्सी स्पॉन्सर्स की कहानी। अब जरा किड स्पॉन्सर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। उनका क्या इतिहास रहा है? किड स्पॉन्सरशिप भी कम इंटरेस्टिंग नहीं रही। विल्स आईटीसी तो जून 2001 तक क्लोथिंग सप्लायर भी थे। फिर 2006 से 2020 तक नाइकी का एक बहुत लंबा और सफल दौर रहा। हाँ, नाइकी काफी समय तक रहा। फिर वो क्यों हटे? 2020 में नाइकी ने रिन्यू नहीं किया। उनके बाद नवंबर 2020 में आया एमपीएल स्पोर्ट्स। एमपीएल
मोबाइल प्रीमियर लीग। जी, करीब 65 लाख रुपए प्रति मैच की डील थी, लेकिन वो भी ज्यादा टिके नहीं। दिसंबर 2022 में उन्होंने भी हटने या राइट्स ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट कर दी। अरे तो फिर एक छोटी सी अवधि के लिए जनवरी 2023 से मई 2023 तक किलर जीन्स, जो KKCL का ब्रांड है, वो इंटरिम स्पॉन्सर बना। और अब क्यों ने? अब लगता है थोड़ी स्थिरता आई है। जून 2023 से जर्मन ब्रांड एडिडास किट स्पॉन्सर हैं और ये एक लंबी डील है 2028 तक। अच्छा, तो एडिडास के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। किट स्पॉन्सर्स का हटना क्या बिजनेस कारणों से ज्यादा होता है, जैसे MPL का? हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, टाइमिंग, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती हैं किट स्पॉन्सरशिप में। और एक तीसरी कैटेगरी भी है, टाइटल स्पॉन्सर, जो घरेलू सीरीज के लिए होते हैं। वहां क्या हाल है? वो ट्रैक थोड़ा ज्यादा स्टेबल लगता है। काफी समय तक, मतलब 2010s के आखिर से 2022 तक पेटीएम रहा। उनकी शुरुआती डील करीब 3.8 करोड़ रुपए प्रति मैच थी। पेटीएम काफी लंबे समय तक था। फिर 2022 में पेटीएम ने अपने राइट्स 2022-23 सीजन के लिए मास्टरकार्ड को ट्रांसफर कर दिए। और मास्टरकार्ड के बाद अगस्त 2023 में IDFC फर्स्ट बैंक ने बाजी मारी। उन्होंने 3 साल के लिए, यानी अगस्त 2026 तक राइट्स जीते हैं और वो दे रहे हैं 4.2 करोड़ रुपए प्रति इंटरनेशनल मैच। ये तो पिछले बेंचमार्क से ज्यादा है। जी हाँ, ये दिखाता है कि घरेलू क्रिकेट की अपील और वैल्यू बड़ी है। यहाँ स्थिरता भी है और ग्रोथ भी। तो हमने तीनों तरह के स्पॉन्सर्स देख लिए। अब अगर हम वापस मेन जर्सी स्पॉन्सर्स पर आएं, तो अक्सर सुनने में आता है, खासकर सोशल मीडिया पर, कि ये स्पॉन्सरशिप एक पनौती है। जो आता है उसकी कंपनी डूब जाती है या मुश्किल में पड़ जाती है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये पनौती या श्राप वाली बात सुनने में थोड़ी चटपटी जरूर है, और हाँ, कुछ कोइंसिडेंस भी दिखते हैं। लेकिन अगर हम हर केस को ध्यान से देखें, जैसा हमने अभी किया, तो हर किसी के पीछे एक ठोस लॉजिकल वजह दिखती है। मतलब कोई सुपरनैचुरल एंगल नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं। इसे अंधविश्वास से जोड़ना शायद ठीक नहीं। असल में पैटर्न ज्यादा गहरे और बिजनेस से जुड़े हैं। चलिए उन पैटर्न्स को एक बार फिर से देखते हैं। पहला आपने बताया था रेगुलेशन। हाँ, नियामक परिवर्तन, रेगुलेशन चेंजेस। विल्स का तंबाकू एड बैन की वजह से हटना और अब ड्रीम 11 का ऑनलाइन गेमिंग बिल की वजह से अनिश्चितता में पड़ना, ये साफ उदाहरण है। कानून बिजनेस से बड़ा है। दूसरा था कानूनी और गवर्नेंस इश्यूज। बिल्कुल, कानूनी और प्रशासनिक मुद्दे, लीगल एंड गवर्नेंस इश्यूज। सहारा का सेबी और कोर्ट केस, बाइजूस का पेमेंट डिफॉल्ट और NCLT तक जाना, ये दिखाते हैं कि कंपनी के अंदर की गड़बड़ियां या कानूनी पछड़े कैसे स्पॉन्सरशिप खत्म कर सकते हैं। तीसरा और शायद सबसे कॉमन, बिजनेस स्ट्रैटेजी और ROI। सही का, व्यवसायिक रणनीति और ROI, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ROI। स्टार इंडिया का स्ट्रैटेजिक एग्जिट, ओप्पो का ROI के दबाव में जल्दी निकल जाना, MPL का किट स्पॉन्सरशिप से हटना, ये सब दिखाते हैं कि आखिर में ये बिजनेस का फैसला है। क्या लागत के मुकाबले फायदा मिल रहा है? हाँ, गर्व अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। बिल्कुल। फिर टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। स्टार का ICC BCCI टेंशन के टाइम रिन्यू न करना, नाइकी का शायद पोस्ट कोविड माहौल में हटना, ये दिखाते हैं कि कंपनियां ओवरऑल माहौल देखकर भी फैसले लेती हैं। और एक बात जो मुझे लगती है, शायद टीम इंडिया का स्पॉन्सर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब हाई विजिबिलिटी। ये बहुत अहम पॉइंट है। उच्च दृश्यता इज इक्वल टू उच्च जांच। जब आपका नाम टीम इंडिया की जर्सी पर होता है तो आप पर 24 घंटे नजर रहती है। मीडिया, पब्लिक, आपकी हर छोटी बड़ी बात नोटिस होती है। कोई भी नेगेटिव खबर या विवाद बहुत बड़ा बन जाता है। ये लगातार दबाव भी शायद एक फैक्टर है। तो पनौती नहीं, बल्कि ये एक हाई प्रोफाइल, हाई स्टेक गेम है। एग्जैक्टली, जिसके अपने रिस्क और रिवॉर्ड हैं। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर्स का इतिहास भले ही उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन हर मोड़ के पीछे रेगुलेशन, कानूनी मुद्दे, बिजनेस स्ट्रैटेजी, अंदरूनी संकट या टाइमिंग जैसे ठोस कारण थे। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि बदलते भारत, उसके कॉर्पोरेट जगत, उसके रेगुलेटरी माहौल और गवर्नेंस की भी कहानी कहती है। अब आगे क्या, ये सवाल उठता है, भविष्य में कौन सा ब्रांड इस हॉट सीट पर बैठने को तैयार होगा, जिसे न सिर्फ पैसा लगाना होगा, बल्कि ये सारा प्रेशर, ये पब्लिक स्क्रूटिनी, ये रेगुलेटरी अनिश्चितता सब झेलना होगा। और अब तो ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद एक बड़ा संभावित स्पॉन्सर पूल भी सवालों के घेरे में है। तो BCCI क्या करेगा? क्या हमें पारंपरिक इंडस्ट्री से कोई नया नाम दिखेगा या कोई बिल्कुल नया सेक्टर सामने आएगा? और क्या ब्रांड्स अब ज्यादा सतर्क हो जाएंगे पिछले अनुभवों को देखते हुए? ये $1 मिलियन सवाल हैं।
क्या ब्रांड्स अब ज्यादा सावधानी बरतेंगे या टीम इंडिया का आकर्षण इतना बड़ा है कि कोई ना कोई आगे आएगा ही? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इन सवालों के जवाब तो खैर वक्त ही देगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको स्पॉन्सरशिप के इस इतिहास और इसके पीछे की डायनामिक्स को समझने में मजा आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।